साल 1991 में अमेरिका और रशिया के बाद यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा था। इसके पास कौन से जदीद तरीन और खतरनाक तरीन वेपन्स थे? यूक्रेन ने खुद को इनसे अलग क्यों किया? क्या ये आज यूक्रेन के पास होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी? यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में। ये बात सच है दोस्तों कि साल 1991 में यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा मौजूद था, जिसमें दुनिया के जदीद तरीन और न्यूक्लियर वेपन्स शामिल थे, जैसा कि R-36 है। ये 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करने वाला एक बैनुल बरआज़मी मिसाइल है, जो अपने साथ तकरीबन 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ले जाने की सलाहियत रखता है। ये अपने एक ही अटैक में तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली तमाम इमारतों को जमीन से मिला सकता है और ये 16,000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके बाद नंबर आता है SS-24 का। ये भी बैनुल बरआज़मी मिसाइल सिस्टम है जो एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म तक मार कर सकता है। ये 24,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करता है और अपने साथ 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके बाद नंबर आ जाता है KH-55। ये एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करता है और ये जमीन से 40 से 110 मीटर की बुलंदी पर परवाज करता है, जिससे दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम इसको ढूंढने में अक्सर नाकाम रहता है। और इसमें दुनिया का जदीद तीन इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ था जो इस मिसाइल को रास्ता फराहम करता है, गाइड करता है और तकरीबन 2 से 3,000 किलोमीटर के अंदर ये अपने टारगेट को ढूंढ कर निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दुनिया के जदीद तरीन बमबार तैयारे जिसमें Tu-22M और Tu-69 और Tu-160 जैसे जदीद तरीन बमबार तैयारे शामिल थे, जो यूक्रेन को नाकाबिले तस्खीर ममालिक की सफ में ला खड़ा करते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन ने खुद को इन वेपन से अलहदा क्यों किया? दोस्तों, यूक्रेन USSR का कभी हिस्सा हुआ करता था। ये USSR के लिए एक इंतहाई अहम दिफाई किला था, क्योंकि ये यूरोप, नेटो और अमेरिका के ज्यादा करीब था। अगर यूरोप और नेटो रूस पर USSR पर हमला करते हैं तो हमले का जवाब यूक्रेन से ही दिया जाना था, क्योंकि ये ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ से लॉन्च किए गए मिसाइल ज्यादा जल्दी और एक्यूरेसी से नेटो, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। इसलिए USSR की 30 से 40% असलहा साजी इसी खित्ते में होती थी। इसलिए USSR ने इसको एक फौजी छावनी में तब्दील किया हुआ था और यहाँ पर सबसे ज्यादा एटमी मिसाइल डिप्लॉय किए हुए थे। 1991 में जब USSR टूटा तो यूक्रेन ने भी अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो इस तरह यहाँ पर मौजूद तमाम असलहा यूक्रेन के कब्जे में चला गया। इन पर यूक्रेन का कब्जा तो था, लेकिन वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसकी वजह ये थी कि इन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए या एक्टिव करने के लिए जो पासवर्ड और कोड्स दरकार थे वो USSR की मरकजी कमांड के पास थे, जो कि मॉस्को में थी। तो इसलिए ये यूक्रेन के लिए बिल्कुल एक बेकार वेपन्स थे। अगर यूक्रेन इन असलहे को अपने पास रखता तो उसको इसकी सिक्योरिटी के लिए एक भारी रकूम चाहिए थी, जो कि यूक्रेन के पास नहीं थी, और इनके मेंटेनेंस के लिए एक हाई लेवल की टेक्निकल टीम भी चाहिए थी, जो कि यूक्रेन के पास बिल्कुल दस्तयाब नहीं थी। और दूसरी जानब रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन के पास उसके जदीद तरीन और एटमी हथियार रहें, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ यूरोप और नेटो को भी इस बात का खतरा लायक हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया में यूक्रेन एक नई एटमी ताकत के तौर पर सामने आ जाए और बाद में नेटो और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरे की इलामत बन जाए। इसलिए उन्होंने भी यूक्रेन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि इस असलहे को वो वापस रूस में मुंतकिल कर दे। और साल 1994 में यूक्रेन के साथ एक मुआहदा किया गया जिसमें नेटो, अमेरिका और रूस शामिल थे। इस मुआहदे के तहत यूक्रेन को एक नई रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। उसके ऊपर किसी किस्म की माशी पाबंदियां नहीं लगाई गई और अगर यूक्रेन पर कोई भी मुल्क अटैक करता है तो इस मुआहदे में शामिल तमाम ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए सामने आएंगे। इन शराइत के ऊपर यूक्रेन ने साल 1996 तक तमाम वेपन्स को रूस के हवाले कर दिया और उसके महज सिर्फ 18 साल बाद ही 2014 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक करके उसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और 2022 में बाकायदा जंग डिक्लेयर करके यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उसके बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर यूक्रेन के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद होते तो क्या रूस उसके ऊपर हमला करता? तो इसका
सीधा सा आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि रूस अगर हमला करता तो उसको इस बात का भी खदशा था कि अगर यूक्रेन ने जंग को न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ मूव कर दिया तो इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी तबाही होगी। इस वजह से रूस रुक जाता और यूक्रेन पर हमला ना करता। इस वजह से यूक्रेन 1994 को होने वाले मुआहदे को एक कागज का टुकड़ा समझता है, जो कि बिल्कुल हकीकत में भी है। आपने देखा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ना तो नेटो फोर्सेस उसकी मदद के लिए आई और ना ही अमेरिका उसकी मदद के लिए आया, और यूक्रेन इस मुआहदे को अपनी तारीख की बहुत बड़ी गलती समझता है, जो कि है भी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा यूक्रेन के पास कोई चारा भी तो नहीं था। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन के पास कोई ऐसे कोड्स ही नहीं थे जिससे उन मिसाइल को एक्टिव किया जा सके या लॉन्च किया जा सके, और दूसरा रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक प्रेशर बनाया हुआ था अपने वेपन्स को वापस लेने के लिए, और यही प्रेशर नेटो और अमेरिका की तरफ से भी था। अगर यूक्रेन मॉस्को को उसके वेपन्स वापस ना करता तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि रूस उसी वक्त यूक्रेन पर हमला कर देता अपने वेपन्स को वापस लेने के लिए। वो कि यूएसएसआर अभी नया नया ही टूटा था, लेकिन यूक्रेन भी तो अभी नया नया ही वजूद में आया था, तो वो माशी लिहाज से बहुत कमजोर था और इस हमले की ताब नहीं ला सकता था। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता था कि उस मुआहदे के तहत कुछ वेपन्स, ऐसे वेपन्स जिनकी डिमांड रशिया बहुत ज्यादा करता था, वही वापस दिए जाते और बाकी वेपन्स को अपने दिफा के लिए रखा जाता, उनके ऊपर काम किया जाता, मजीद इम्प्रूवमेंट की जाती और अपने दिफा को मजबूत किया जाता।